Good evening, Sana. Good evening, ma'am. How was your exams? Good, ma'am. Okay. And when will you get your result? No information about this. Okay. So today is the first class of class 12th, which we are going to start. And the first chapter itself is what reproduction in animals. This chapter is basically combination of all the other chapters which we have already studied. Okay. So first we will go through the syllabus, what we have to study and what is there omitted in this new syllabus. Okay. So total 16 chapters are there, unlike class 11th, 22 chapters were there. Here only 16 chapters are there. Okay. And comparatively, 11th class syllabus is harder than 12th class. Okay. So you have to maintain your practice of class 11th when you will give your entrance exam for NEET or any other exams. So basically, most of the question asked from class 11th and not from 12th. 12th may let me tell you which are the chapters that are important. This sexual reproduction in flowering plants. Chapter number 2 is important. Principle of inheritance and variation is important. Molecular basis. Then evolution, and then human health. Then comes biotechnology and its application. Both chapters, and yeah, it's done. These chapters are main importance, and they are carrying numbers like 2 or 3 questions have been asked every year from these kind of chapters. Okay. Other than these are just representative of some of the other environmental concern or some of the food strategies or whatever we have already studied in parts. कुछ कुछ चैप्टर में थोड़ा थोड़ा चीज करके हम लोग कहीं ना कहीं उसको पढ़ चुके हैं. ठीक है. एंड ये फर्स्ट चैप्टर अभी नया सिलेबस जो आया है एनसीईआरटी ने रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 16 इन तीनों ही चैप्टर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया. मतलब सिलेबस में इनको पढ़ाना ही नहीं, बिकॉज चैप्टर 1 क्या है, छोटे छोटे जगह से अलग अलग जगह से, जैसे 11th में हमने पढ़ा था प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं या कैसे किस किस पार्ट से हम लोग मॉडिफिकेशन जो प्लांट्स हमने पढ़ा था, तो वो सारा क्या है, एक रिप्रोडक्शन का तरीका ही है, तो वो भी उसमें होगा. फिर एनिमल्स का जितना रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो भी उसमें, वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जितना भी हम लोग अलग अलग टुकड़ों में पढ़े थे उसको जोड़ के एक चैप्टर बनाया गया है, इसलिए इसको ओमिट कर दिया गया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं. फिर चैप्टर 9 स्ट्रेटेजी फूड इनहेंसमेंट के लिए, ये एनीवे उतना इंपॉर्टेंस था ही नहीं, बस ये हेल्थ के लिए और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं फूड की वैल्यू बढ़ाने के लिए. ठीक है. सो इसमें से बस बेसिकली मोस्ट एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता था कि कौन सा ऐसा चावल प्रोड्यूस किया गया जिससे आइस के लिए ज्यादा अच्छा होता है, तो उसमें एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी तो उसके अलावा बहुत कम ही क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं. फिर चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इश्यू हम लोग हर जगह हर चैप्टर में हर जगह हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. ठीक है. इसीलिए ये बहुत कॉमन चैप्टर था, ओमिट कर दिया गया बायो में. ऐसा नहीं है कि ये नीट के सिलेबस में नहीं है, ये नीट के सिलेबस में है, बट क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से ये तीनों चैप्टर को ओमिट कर दिया गया. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके. सो आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें. बहुत इजी है, इजीली जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं. ओके. ओके. फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. सो डेफिनेशन या टर्म को ही देख के तुम्हें क्या लग रहा है, इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से ही क्या डिफिनेशन मिल रहा है? ऑर्गेनिजम्स दैट आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मींस वी विल स्टडी अबाउट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके. एंड रिप्रोडक्शन इटसेल्फ, ये टर्म रिप्रोडक्शन का टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? दी एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस. ओके. अब इसी में यंग वंस में दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स. ओके. अपने पेरेंट्स के कार्बन कॉपी भी हो सकते हैं इफ दे आर प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल मेथड, एंड इफ दे आर प्रोड्यूसिंग विद द सेक्सुअल मेथड देन दे विल be different with their parents with respect to their parents. Now you tell me your definition of reproduction. What do you know about reproduction process? This is the first class, that is why I'm going on slowly. What is your definition of reproduction? You can tell me. Yes, Anna, I'm waiting. Organism having capacity to produce young ones, which will similar to their parents. Similar to their parents, may not be similar to their parents depending upon the type of sexual activity they are performing. Okay. So अब reproduction important क्यों है? What is the importance of reproduction according to you? You tell me what is the importance of reproduction. Then I'll write.
Okay, just give me a minute. I'm not getting proposals. Yes. What is the importance? You tell me your point, then I will explain according to that only. तुमको क्या लगता है रिप्रोडक्शन किस किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट होगा? You can tell me. कोई एक भी याद आ रहा होगा तो you can tell me क्या है? Okay, let me tell you. First and foremost, reproduction happens just to maintain the continuity of that species. Okay, तो सबसे पहले importance तो यही हो जाएगा to maintain continuity. Maintain continuity of a species. Just think about it. If any species is there, we will take example of a hen or chicken. Okay, so if a single chicken or chicken parents will be there, one or the other day they are going to face the death. Okay, and when they will be dead, will there be any species of chicken if they will not reproduce? Nahi na, nahi hoga. So reproduction is the only method to maintain the continuity of any species present on the earth. Okay, if they will not reproduce, then they will not be able to maintain or save their race or their kind. Okay, so it is the first and foremost importance of the reproduction process. Next, reproduction में क्या होता है? To produce variety, or you can write genetic variability. Genetic variability. And why? When it is producing genetic variability, it is what? Okay, let me write. It is giving what? It is promoting evolution. Okay? Promoting evolution, or you can write benefiting the evolutionary point of view. Okay, depends on how you write it. So evolution point of view se dekho, if genetic variability will not happen, then how we could have survived. या फिर ऐसे कह लो कि अगर genetic variability ना होता, which has been created by reproduction only, तो कोई भी organism evolve करके आगे बढ़ ही ना पाता. Like our ancestors are apes and chimpanzees and everything. If genetic variability doesn't exist, अगर वहाँ नहीं exist किया होता उस time पे, तो कैसे evolution possible हो पाता? कैसे humans का formation हो पाता? या कैसे और फिशेज इवॉल्व हो पाते हैं, या कैसे और ज्यादा एवोल्यूशन प्रोसेस हो पाता? तो रिप्रोडक्शन इज द ओनली प्रोसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हम लोग क्या करते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट करते हैं. और जेनेटिक वेरिएबिलिटी मींस one species looks different from the other species. Even the member of same species looks different with one another. हम लोग humans, we are the member of same species, but we look different from one another. ये क्या है? It is a form of genetic variability, and it has been created by the help of reproduction. And फिर ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगर ऐसे पास करते करते क्या होगा? इवोल्यूशन होगा, और ज्यादा चेंजेस आएंगे बॉडी में, और ज्यादा उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? इवोल्यूशन होगा, और आगे क्या होता है? प्रमोशन. इवोल्यूशन का प्रमोशन होता है. तो सीधे सीधे क्या है रिप्रोडक्शन का मेथड कि ये तो स्पीशीज में हेल्प कर रहा है, स्पीशीज की वेरिएबिलिटी यानी कि कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, दूसरा जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रमोट कर रहा है. ठीक, ये दो मेन इंपॉर्टेंस है. बाकी लेट अस सी अदर व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट process. Reproduction is such a phenomenon where continuity of the species is maintained, and then it is a biological process in which organisms give rise to young ones or offspring similar to them. This one is the definition. You can write your own definition depending upon how you write it. Then what are the functions of reproduction? It maintains continuity of life on earth. It creates genetic variation. It maintains population of young adult and old ones. देखो, maintains population of young adult and old ones, ये बहुत secondary size का function है. दो main function which I have explained these two. ठीक है? And then types of reproduction we have already studied. दो type के reproduction होते हैं, asexual method and sexual method. And asexual method is what? Where only single parent is involved. Okay, it doesn't need two parents, and it doesn't need formation of gamete or fusion of gamete. What happens in asexual reproduction? Just either separation, two parts, parent divided into two parts, and then daughter cells are formed. Or you can say some parts are lost from the parent and those parts develop into new young ones. So various methods are there जिसके जरिए क्या होता है? Asexual reproduction perform किया जाता है. Okay, so let me write first importance of reproduction. I have written types. Types में there are two types. One is asexual, another is sexual. So first we are going to cover the asexual one. What is asexual reproduction? अभी मैंने बताया, it is a type of reproduction where only single parents are involved. So first line, type of reproduction where only single parents are involved. Any other point? If you remember about asexual method of reproduction, see, it is mainly seen in what? Unicellular organism. So you can write it is seen in unicellular organism. Name me
some unicellular organism. Unicellular organism. Amoeba. Yes. Any other? Hydra. Yes. Amoeba. Paramecium, I'm writing. Paramecium. And then third point, you can write through asexual method of reproduction to copy the children which are born, they are of the same two copy of their parents. Okay, so you can write clone of their parents. The offsprings are genetically similar, or you can write clone to their parents. जैसे कि एसेक्सुअल में बने हैं, एक ही पेरेंट्स लगा है, तो वो सिमिलरली किसके होगा, अपने ए पेरेंट से ही मैच करेगा. देन और इससे इसी थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट क्रिएट हो सकता है. जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर ऑल्सो. उसमें भी क्या रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता. ठीक है, सो दीज आर few points about asexual reproduction. Understood this much about asexual reproduction? What is this kind of reproduction? Reproduction which involve only single parent for the formation of new offspring. Okay, and it is seen in what unicellular organisms, and the daughter cells or the offspring which are being formed, they are completely similar to their parents. Again, the offspring which have been formed, they are even similar and identical to themselves. Okay, क्योंकि एक तो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते नहीं है, दो या कई सारे फॉर्म होते हैं, तो इसलिए वो भी क्या रहते हैं, एक दूसरे से सिमिलर ही रहते हैं. सो लेट अस come here in the slide also, types of reproduction based on number of parents, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is what? The kind of reproduction, yes, the kind of reproduction where new offspring is produced by single parent is called as asexual reproduction. So it is the definition which you have to write whenever it asks in exam. Then the process involves only mitosis division. क्यों mitosis division हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोमल एक्सचेंज नहीं होता, क्रॉसिंग और नहीं होता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस ही इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें से सेम टू सेम कॉपी बनेगी. नॉट मियोसिस डिवीजन. द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर आइडेंटिकल विद वन अनदर एंड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. देयर इज नो वेरिएशन इन देम. एसेक्सुअल मेथड का समझ लो ये क्या है, डिमेरिट है कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है. ठीक. ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स. समटाइम्स डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड, या फिर ये हो सकता है कि क्लोन्स आर, फिर ऑप्शन में दिया रहेगा कि क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट लाइन कि व्हाट आर क्लोन्स. क्लोन्स बेसिकली एक दूसरे की सिमिलैरिटी में जो कार्बन कॉपी हम लोग बोलते हैं, तो दैट दोज आर क्लोन्स. This kind of reproduction is found in unicellular organisms like monadans, protistans, some lower invertebrates like sponges, coelentrates, and some worms. This kind of reproduction is absent in higher invertebrates and animals. Means कि higher plant और animals में ये reproduction absent है. ठीक. अब ये भी दिखाया गया कि asexual reproduction कहाँ होता है. ठीक. फिजन है, बडिंग है, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन. देन एनिमल्स में देखो इतने तरह का है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग. और फिर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. तो वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे. ठीक. सो अप टू हियर दिस स्लाइड, एनी डाउट? नो मैम. ओके. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पहले यहीं से देख लेते हैं. इट इज वेरी सिंपल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल चार टाइप का होगा, फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन और फ्रेगमेंटेशन. वो चारों ही हम लोग पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही चीज, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. पहला पार्ट क्या है, फिजन. फिजन इज बेसिकली क्या होता है इसमें कि एक बॉडी है, पेरेंट बॉडी, वो धीरे धीरे जब व्हेन इट नीड्स डिवीजन, या फिर उसको लगेगा कि हाँ बॉडी ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करने के केपेबल नहीं रह गई है, तो क्या करेंगे, इट विल स्लोली स्ट्रेच आउट इट्स बॉडी. And after stretching out, the DNA material will also, DNA material center का वो भी क्या करेगा, वो भी stretch out कर जाएगा, and ultimately they will divide into two daughter cells like this. Okay, फिर यहीं से क्या होगा, ब्रेकेज होगा, और ये एक daughter cell और ये formation हो जाएगा new daughter cells. So it is a more simple kind of division, and it is performed by amoeba, and it is performed by right पैरामीशियम. ये बहुत सिंपल होता है और फेवरेबल कंडीशंस में ज्यादातर के अमीबा यही परफॉर्म करते हैं. मींस ये उन लोग का फेवरेट है. फिजन में भी कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन, ये फेवरेबल कंडीशंस में है. इक्वल डिवीजन होता है. ठीक है, और इक्वल डिवीजन में भी क्या होता है, टू स्मॉल नियरली इक्वल डिवीजन होते हैं, और वही जो डॉटर सेल्स बनी है वो डॉटर सेल्स क्या हो जाते हैं,
कुछ ही टाइम में मैच्योर होकर अगेन दे आर कैपेबल ऑफ द डिवीजन, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, वो लोग इमॉर्टल हो जाते हैं, ठीक। उनकी लाइफ स्पैन में कोई भी चेंजेस नहीं आती, मीन्स दे आर इमॉर्टल, दे don't have any lifespan. So let me write. The division of the parent body into two or more identical parts to the parent is called as fission. It can be binary fission and multiple fission. Binary fission is this one कि बॉडी स्ट्रेच किया, फिर स्ट्रेच करके कंटेंट को डबल किया, कंटेंट को डबल करने के बाद दे हैव डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू मेनी स्मॉल डॉटर सेल, ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू एन एडल्ट। ये कब होता है, अमीबा परफॉर्म करती है तब जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगे। और प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट, मॉस्किटो का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जो डिसीज कैरी करता है। सो इसमें क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन का ये तरीका है, देखो इसमें जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अराउंड एक सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, और फिर इसी सिस्ट के अंदर क्या होता है, इनका पूरा मेन कंटेंट रहता है, मेन बॉडी रहता है। और फिर जब ये सिस्ट ब्रेक आउट होता है तो इनके बॉडी में भी जितने भी पार्ट हैं वो भी ब्रेक आउट होकर क्या करते हैं, अलग अलग जगह बिखर जाते हैं, और जितने भी अलग जगह बिखरेंगे वो क्या हो जाएगा, अलग अलग डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। और फिर क्या होता है, इनका शेप और साइज एक दूसरे से क्या होता है, इक्वल नहीं रह पाता है। क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं रहेगा, इसी वजह से तो क्या है, ये एक बिखर के टूट के बिखर रहा है। एज यू कैन टेक इट एज कि कोई चीज हम लोग हाथ से गिरा या शीशा का ग्लास या प्लेट अगर हम लोग को गिरता है तो अनइक्वल पार्ट्स में टूटता है, तो सेम वे भी सिस्ट बर्स्ट आउट होता है तो वो अलग अलग पार्ट में बिखर जाता है, और बिखरने के बाद क्या होता है, उसका शेप एंड साइज सेम नहीं रह जाता है, ठीक। एनी डाउट टिल हियर? मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ओनली, अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा या अमीबा काइंड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के अराउंड सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं। ये क्या है, ये सिस्ट है, सिस्ट के तरह एक्ट करेगा, ये कह लो इसको गेम्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो सिस्ट क्या करता है, उनकी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेता है बाहर की सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, और फिर जो अंदर का मटेरियल है, यानी कि अंदर क्या है, इनकी होल बॉडी ही तो अंदर है, तो इस बॉडी में क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेकेज होता है। तो जब ये बॉडी ब्रेक करती है तो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, और ये अभी भी क्या है, सिस्ट के अंदर ही है, अलग अलग पार्ट में टूटी हुई। तो जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आते हैं तो ये सिस्ट क्या होता है, ब्रेक करता है, और जब ब्रेक आउट करेगा, ये रप्चर करेगा, तो ये जितनी भी बॉडी अंदर थी टूटी हुई, वो क्या होगी, बिखर के बाहर निकल जाएगी, और हर एक सेल क्या हो जाएगा, ये ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ में आया व्हाट इज मल्टीपल फिजन? Yes, ma'am. Okay, now we will go to this one, external budding and internal budding. Okay, budding is what? It is also a asexual kind of reproduction in which one or more small projections are formed that initially remain attached to the parent cell but eventually separate out from the parent cell and become new organism. देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान लो ये कोई पार्ट है, ये पेरेंट बॉडी से जुड़ा हुआ है, so it is saying that some of the part from the parent body fall off or detach. यही जो पार्ट है ये वाला, ये क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है या डिटैच कर जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, ठीक। और जब ये फॉल ऑफ या डिटैच करेगा पेरेंट्स बॉडी में, देन दिस पर्टिकुलर थिंग हैज होल कैपेसिटी टू डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पेरेंट बॉडी से इसका कोई लेना देना नहीं है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया है, टूट के गिर गया है या कुछ भी हो गया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बडिंग। अब बडिंग भी क्या है, दो तरह का है। ये जो मैंने बताया ये एक्सटर्नल बडिंग कहलाएगी क्योंकि बाहर से कोई एक टेंटाकल टूटा है। इंटरनल बडिंग में क्या होता है, गिम्यूल फॉर्मेशन होता है। अभी let me first explain this one, then I will come to that internal budding. Okay, now budding is what, two kind. budding में क्या है, दो तरह की, एक क्या है internal, दूसरी external. So internal वाले में हम लोग आते हैं, सॉरी एक्सटर्नल वाले में आते हैं सबसे पहले। what is external mean? in hydra, एग्जाम्पल में सबसे पहले दे दिया कि कहाँ होता है external budding, in hydra. hydra is what, it is a kind of animal and it will come in which phylum, you will tell me Sana. hydra किस phylum का example है, quickly I'm waiting. It is sponges और coelenterate, Onidaria, इन्हीं तीनों से एक है। किस फाइलम का है हाइड्रा? Spongy. No, coelenterata. ओके, coelenterata फैमिली का है हाइड्रा। स्पॉन्जेस में तो यूप्लेक्टेला और ये सब आते हैं, ठीक है। सो हाइड्रा में क्या होता है, रीजेनरेटिव सेल्स रहते हैं। ये रीजेनरेटिव सेल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन के लिए।
bud develops due to the repeated cell division at a specific site. जो टोटिपोटेंट सेल्स हमने हाइड्रा में पढ़े थे, डिवीजन कैपेसिटी रखते हैं, तो वही सेल्स क्या होंगे, डेवलप करेंगे टेंटाकल्स के फॉर्म में या बर्ड के फॉर्म में, ठीक है। ये टेंटाकल्स के फॉर्म में डेवलप करेंगे या बर्ड के फॉर्म में। ये बर्ड ही क्या होते हैं, आगे चल के टेंटाकल्स क्रिएट करते हैं। तो ये जो बर्ड हैं ये टूट जाते हैं, यहाँ से टूट के गिर गए और यही बर्ड क्या हो जाएंगे, दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड देन दे हैव द कैपेसिटी टू ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू हाइड्रा। तो ये क्या है, इस तरह का बर्डिंग क्या कहलाता है, एक्सटर्नल बर्डिंग। यही क्या है, टेंटाकल्स के ही फॉर्म है, बट द यंग वंस, यंग फॉर्म ऑफ टेंटाकल्स, उसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स, ठीक है। ये प्लांट वाला बर्ड नहीं है, ये एनिमल्स में बर्ड्स को टर्म दिया गया है। इंटरनल बर्डिंग में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बर्डिंग अ ग्रुप ऑफ सेल्स grows and develop in a common envelope and have high food content, germinates into new plant which is known as gemule। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये फिगर को ध्यान से देखना। गेम्यूल किस में होता है, स्पॉन्जेस में भी है सीन है कि उनके पास क्या होता है, ऐसे टेंटाकल्स फाइबर्स होते हैं जो उनके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वही जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हाई कंटेंट वाले फूड प्रोटीनेशियस टेंटाकल्स जो है, वो अपने अंदर की कैपेसिटी रखते हैं कि उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं या उसके अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स कवर्ड हैं, वो एक गेम्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अपने आसपास देखो, ये गेम्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और गेम्यूल का ओपनिंग भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल, ठीक। अब एक पर्टिकुलर टाइम तक गेम्यूल में हाई फूड कंटेंट क्रिएट होता जाता है और उसी में क्या होता है, न्यू यहाँ पे प्लांट बॉडी लिखा है बट वहां पे क्या होगा, न्यू बॉडी डेवलप होती है। प्लांट बॉडी नहीं, सिर्फ न्यू बॉडीज डेवलप होती है, न्यू प्रोटीनेशियस पार्टिकल। बॉडी तो रहता नहीं है कुछ, तो बस प्रोटीनेशियस पार्टिकल और गेम्यूल्स ही डेवलप करते रहते हैं, ठीक। बट जब ये माइक्रोपाइल का ओपनिंग जहां खुला, ढक्कन की तरह होता है, तो जहां ये ढक्कन खुला क्या होता है, जितने भी गेम्यूल्स डेवलप हुए हैं हाई फूड कंटेंट वाले, वो क्या होते हैं, वाटर में फ्लो कर जाते हैं। और जब वाटर में फ्लो करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पूरे के पूरे जितने भी गेम्यूल्स के अंदर हाई कंटेंट वाले गेम्यूल्स फॉर्म हो रहे थे, वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट्स, वो अपने आप नया फिर ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने लगते हैं। मतलब कि उस गेम्यूल के अंदर जितने भी हाई प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स थे, वो एक नए स्पॉन्जेस की तरह डेवलप करने लगते हैं माइक्रोपाइल से बाहर आने के बाद। ये क्या है, इंटरनल बडिंग है। क्यों इंटरनल बडिंग कहला रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड दिस गेम्यूल। गेम्यूल में ही क्या हो रहा है, हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीनेशियस पार्टिकल जो है वो फॉर्म होते चले जा रहे हैं। और जब माइक्रोपाइल का ढक्कन खुलेगा तो वो बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएंगे। ओके, एनी डाउट? Any doubt? Can we explain it again? Okay. See, internal budding में से पहले हम लोग definition देखते हैं ना, internal budding क्या कह रहा है। In this type of budding, a group of cells grows and develops in a common envelope and have high food content, germinate into new plant which is known as gemule. The group of cells that grows are called as archaeocytes that are formed in extreme conditions. Example, sponges. अब देखो हम यहाँ से बनाते हैं, ये होता है स्पॉन्जेस में एक बॉडी पार्ट्स, जिसको हम लोगों ने 7 बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें से एक था आर्कियोसाइट, जिसके पास टोटिपोटेंट एक्टिविटी होती है ना स्पॉन्जेस में, कि वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन के फॉर्म में रहते हैं। तो वही जो टोटिपोटेंट वाले सेल हैं वो कहाँ अंदर है, इस गेम्यूल के अंदर है, ठीक। तो ये गेम्यूल के अंदर जो टोटिपोटेंट वाले सेल रहेंगे, उसके पास क्या कैपेसिटी रहेगी, कंटिन्यूअस डिवीजन करें, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म दिस स्पाइक्यूल्स एंड हाई फूड कंटेंट फाइब्रिल्स, ठीक। ये फाइब्रिल्स फॉर्म करने की कैपेसिटी रहेगी उनके अंदर, क्योंकि वो क्या है, टोटिपोटेंट सेल्स हैं जिनका नाम क्या है, आर्कियोसाइट्स। अब यही आर्कियोसाइट हाई कंटेंट वाले ये गेम्यूल्स फॉर्म करे जा रहे हैं और यहाँ पे क्या है, ढक्कन है फ्लैप की तरह। सो जब ये भर जाएगा, ढक्कन भर जाएगा फॉर्म कर करके, तो एक टाइम आएगा कि ये क्या होगा, ढक्कन खुलेगा, एंड व्हेन दिस ओपनिंग विल हैपन, all the high food content gemmules will come outside in the water, क्योंकि स्पॉन्जेस वाटर में ही ग्रो करते हैं। तो जब ये वाटर में आएंगे तो ईच गेम्यूल, ये जितने भी कंटेंट वाले थे, ये गेम्यूल का ही पार्ट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गेम्यूल ओनली। ईच गेम्यूल हैज द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू न्यू वन, हैव कैपेसिटी टू डेवलप इनटू न्यू वंस। ओके, नाउ अंडरस्टूड ये क्यों बन रहे हैं। जब ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस आते हैं या कोई भी अनफेवरेबल बॉडी में चेंजेस आया जो स्पॉन्जेस के लिए नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तब ये लोग ये ऐसा करते हैं। अदरवाइज दे विल प्रीफरेबली फॉर्म देयर, मेनली जो उन लोग रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अपनाते हैं सेल डिवीजन से, ठीक है, बॉडी डिवीजन से एंड सेल डिवीजन से। अभी समझ में आया क्या करते हैं, क्यों करते हैं।
ऐसे समझ लो कि बेसिकली एक पाउच की तरह वो लोग क्रिएट कर लेते हैं। उस पाउच में क्या हो रहा है, धीरे 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 नया नया सेल बन रहा है। उस सेल्स का नाम हम लोग दे देते हैं गेम्यूल्स। और वो जब वो भरते भरते बनते बनते पाउच भर जाता है, और वो माइक्रोपाइल का ढक्कन तब खुलेगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगा। तो जैसे ही उसका ढक्कन खुलता है, वो सारा का सारा गेम्यूल्स जो हाई फूड कंटेंट वाला बना हुआ है वो बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो क्या हो जाते हैं, खुद से अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, यानी कि दे हैव द कैपेसिटी टू ग्रो देमसेल्व्स। ओके, नाउ अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नहीं आया तो अभी भी मैं फिर से बताऊं, बोलो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। Okay, sure. ओके, एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं, आई थिंक लाइफ स्पैन, यही फर्स्ट टॉपिक में ही रहेगा, लाइफ स्पैन। सी, रिप्रोडक्शन में ही एक टर्म है लाइफ स्पैन, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन इज व्हाट, लेट मी राइट हियर, लाइफ स्पैन, आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट दिस। लाइफ स्पैन में पूछता है, लाइफ स्पैन इज व्हाट, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू live life. Capacity is not a proper term. Capacity, time period लिखते हैं, the time period of an organism to live life. Okay, basically ये बोल रहा है कि birth to डेथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर बर्थ से डेथ देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहलाएगा। यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। एंड इसमें से भी बहुत सारे लाइफ स्पैन में पूछे गए हैं, लाइक लाइफ स्पैन ऑफ कितना उनका जिंदगी है, लाइफ स्पैन ऑफ रोज फॉर एग्जाम्पल। सो लाइफ स्पैन ऑफ रोज इज life span of rose is I think around 5 to 7 years. एंड बैम्बू का मेनली पूछता है, लेट मी राइट, बैम्बू 100 ईयर्स के अक्रॉस रहता है, ठीक है, बैम्बू का अराउंड 100 ईयर्स रहता है। एंड ये 100 साल में एक बार फ्लावरिंग भी करते हैं, एंड फ्लावरिंग करने के बाद इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन है जो आ सकता है बैम्बू लाइफ स्पैन पे, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग, बट ये बैम्बू वाला पूछ लेता है, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन Rose is just an example. बैम्बू का याद रख सकती हो। Now coming back to the topic, sporulation and fragmentation. So sporulation is what? Sometimes due to multiple fission. देखो sporulation same वही चीज होगा multiple fission की तरह। Due to multiple fission, the cells are surrounded by multiple coats, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, again cyst wall formation occurs there before the release from their parents. This process is called sporulation. It occurs in amoeba, protista and monera. देखो sporulation और multiple fission में difference क्या है? Multiple fission में क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, लेकिन sporulation में क्या होता है, several layers बनते हैं, एक बना फिर दो बना। We have studied this one, I think किसी के unfavorable conditions में ही मैंने पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है, कि वो 3 से 4 लेयर बनाते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्ट रहता है, कई सालों तक ये सिस्ट डेवलप रहता है। एंड देन यही सिस्ट के अंदर अगेन वही बॉडी पार्ट्स ही रहते हैं, बॉडी ही रहते हैं। तो जब ये ब्रेक होता है तो ये धीरे धीरे गलता है, ये बर्स्ट आउट नहीं होता। ये मल्टीपल फिजन वाला है और ये स्पोरुलेशन वाला है। तो मल्टीपल फिजन में तो एक सिस्ट बन के ये अंदर बॉडी रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3-4 लेयर्स बनते हैं, जो कि बहुत हाईली प्रोटेक्टिव कवरिंग रह जाती है, कई सालों तक ये अपने बॉडी को ऐसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक। तो ये स्पोरुलेशन में ये डिसॉल्व होते हैं, ये सिस्ट धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं। जब डिसॉल्व होंगे ना, तो यही बॉडी ही सेम तरह से निकलेगी, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म हैज बीन फॉर्म, ठीक है। यही बॉडी निकलेगी लेकिन इन अ डिफरेंट वे, और इसमें भी डिसॉल्व होने के बाद भी डिसॉल्व कंटेंट भी आता है, एंड इन अ वे कभी कभी बॉडी टूट भी जाती है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म निकलेंगे वो दे विल बी आइडेंटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। ओके, सो इट इज आल्सो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज स्पोरुलेशन। समझ में आया? कौन परफॉर्म करेगा? अगेन अमीबा, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। आई थिंक किंगडम मोनेरा में कोई एग्जांपल मैंने पढ़ाया था, इंडोसिस्ट फॉर्मेशन करके। देन फ्रेगमेंटेशन में क्या है? फ्रेगमेंटेशन तो बहुत आसान है। इसका एग्जांपल स्पाइरोगाइरा, इसका एग्जांपल में हम लोग पढ़े थे फिलामेंटस। जितने भी फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंटस लाइक ऑर्गेनिज्म, ऐसे फिलामेंट्स जिसमें रहेंगे, उसमें क्या होगा, वन फिलामेंट विल ब्रेक आउट। अगर ये ब्रेक आउट करा है ये फिलामेंट, देन दिस फिलामेंट हैज द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू होल न्यू ऑर्गेनिज्म। ये अपने आप को क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म में बना देगा। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या है, कोई भी पार्ट अगर टूट गया तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है ना, वो उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने की कैपेबल हो जाएंगे। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स डाउन इनटू सेवरल पीसेस एंड देन ईच पीसेस डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल बॉडी। इसका फेमस एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लैटिहेलमिंथस का ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। सिल्वर कलर का होता है ये स्पीशीज। अगर इसको काटोगी
तो ईच बॉडी विल डेवलप इनटू न्यू प्लेन एरिया, कहीं से भी काटो वो जो पार्ट है वो पार्ट नया प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एनिमल्स का खत्म हो गया, प्लांट्स का देखते हैं हम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में क्या क्या होता है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. इफ यू रिमेम्बर नेचुरल वेजिटेशन, बुलबिल्स और ये राइजोम, कॉर्न, वी हैव स्टडीड ना. हियर आल्सो यू जस्ट हैव टू लर्न द एग्जांपल्स. इन प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वहां पे हम लोग क्या बोल देते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वहां पे हम लोग प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. And the process of formation of new plant from detached vegetative parts of the plant is called as vegetative propagation. मतलब कि प्लांट के ही किसी पार्ट से अगर नया बॉडी पार्ट बन रहा है प्लांट का या नया प्लांट बन रहा है, then it is called as vegetative propagation and it is a type of asexual method. The vegetative structures formed are called as vegetative propagules. जो भी vegetative structures आएंगे, like bud हो गया, चाहे वो राइजोम के फॉर्म में हो गया या फिर कह लो बुलबिल्स के फॉर्म में हो गया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेल्स. किसी भी फॉर्म में जो फॉर्म कर रहा है क्या नया प्लांट बॉडी, उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेल्स. दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट्स लाइक बनाना, शुगरकेन एक्सेट्रा. अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एक तो नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है. नेचुरल वाले में क्या क्या है? रूट्स के थ्रू हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स के थ्रू हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स के बाद क्रीपिंग स्टेम्स के थ्रू हो सकता है, दिस वन, देन रूट्स, देन क्रीपिंग स्टेम्स के साथ एरियल स्टेम्स के साथ हो सकता है, लीव्स के साथ हो सकता है, बुलबिल्स के साथ हो सकता है. इसमें से सब का सब हम लोग पढ़ चुके हैं. रूट्स में कितने तरह के रूट्स थे कि रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट, ठीक है. फिर जो ये क्रीपिंग स्टेम्स होते हैं, ग्रासेस वगैरह, उसके बाद ये अंडरग्राउंड स्टेम्स में होते हैं, राइजोम्स वगैरह. ये सारा के सारा क्या है? एग्जाम्पल इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. रूट्स में क्या है? सम प्लांट्स हैव बड्स ऑन देयर रूट्स. दीज स्मॉल बड्स form leafy shoots which are called as slips on the ground and adventitious root on the base. Each slips give rise to new. में क्या है? टाइनोस्पोरा, ठीक है. बर्ड्स, आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर, आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर, वी हैव सीन फेमस एग्जांपल आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर. ये क्या है? बर्ड है. एंड इसी आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर को अगर हम लोग अंडरग्राउंड में बरी कर दें, देन इट हैज द कैपेसिटी टू ग्रो द पोटैटो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स. ओके, अंडरस्टूड. रूट्स का वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम का वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये किसी भी प्लांट के पार्ट से अगर प्रोपगेशन हो रहा है या नया प्लांट बन रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए लिया है बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन नीट और एआई टेम्पलेट जब चल रहा था तब पूछा गया था कि बर्ड्स कैसे होता है, बुलबिल्स या हाई ऑफ द बर्ड. ओके, देन अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम में क्या है? These kind of plants have modified stems which causes buds which can grow into new plant. ये सारा का सारा वही सेम चीज है कि अंडरग्राउंड स्टेम्स में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये स्टेम्स ऐसे ही ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ स्टेम्स क्या होते हैं? झुक जाते हैं और झुकते झुकते क्या हो जाते हैं? वो सॉइल में चले जाते हैं. तो जो भी स्टेम सॉइल में जाता है वो क्या करता है? डेवलप कर देता है रूट कैपेसिटी. फिर वो क्या करता है? यहीं से ग्रो करना शुरू कर देता है. तो ये जो पूरा पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट हैज डेवलपमेंट या हैज द कैपेसिटी टू develop into new plant, capacity to develop into new plant. ठीक, तो ये किस टाइप का है? अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर आएगा. अब अंडरग्राउंड स्टेम्स में क्या क्या आते हैं? सकर्स आएंगे, बल्ब्स आएंगे, ऑफसेट्स आएंगे. लेट मी सी, सकर्स, राइजोम. यहाँ पे भी देखो, यहाँ से एग्जांपल से देखो. राइजोम्स क्या है? राइजोम जिंजीबेर ऑफिसिनेले. एग्जांपल इज देयर. जिंजीबेर, अदरक का बात हो रहा है. अदरक क्या है? इसमें ये एक अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है. फिर हम लोग देखते हैं राइजोम इज देयर हो गया. बल्ब ये है नेकेड लिलियम का. देन सकर में देखो एकदम साफ दिख रहा है कि कैसे स्टेम का ही पार्ट क्या हो रहा है? ग्राउंड में जा रहा है और फिर वहां से क्या हो रहा है? नया रूट एंड शूट डेवलप हो रहा है जिससे कि नया प्लांट पूरा डेवलप हो सकता है. सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. They arise from the erect shoot base and grow horizontally in the soil and comes out as new aerial shoot and which becomes independent and then break from the parent plant. वो इंडिपेंडेंट होके पेरेंट प्लांट से ब्रेकआउट हो जाता है और वो नया प्लांट हो जाता है. एग्जांपल में टोबैटो, मिंट, क्राइसेंथेमम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, राइजोम्स क्या होते हैं? दे आर दोस टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स व्हिच पॉसेसेस बड विद सफिशिएंट फूड स्टोरेज. इसका एग्जांपल में जिंजर, टर्मरिक, बनाना एक्सेट्रा. बल्ब्स क्या होते हैं? अनियन एग्जांपल है, लिली एग्जांपल है बल्ब्स का. contain very highly reduced underground stem with numerous buds which can grow into new plants.
जो ऐसे नीचे लगा रहता है उनके। देन ट्यूबर्स में क्या है, दे आर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस विद सेवरल अटैच्ड बड्स ईच केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। एग्जांपल में पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर भी होता है, पोटैटो का बड भी होता है। देन क्रीपिंग स्टेम्स में क्या है, विच हैव द कैपेसिटी टू क्रीप, चाहे वो ऊपर की तरफ क्रीप करें चाहे वो सरफेस पे ही क्रीप करें, दो तरह के होंगे इसमें, रनर्स होंगे या ऑफसेट होंगे। दे हैव वन लॉन्ग इंटरनोड, ओके पहले रनर्स। दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स दैट प्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस रूट एट ईच नोड। एग्जांपल में ग्रासेस, ग्रासेस याद रखना इजी है, ठीक है। ऑफसेट में पिस्टिया एंड इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, ठीक। ऑफसेट में क्या है, ऊपर की तरफ डेवलप करेंगे लेकिन वहां से क्या होगा, रूट और शूट नया डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और वो क्या होता है, अल्टीमेटली पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं, फिर वो नया प्लांट बन जाता है। नया प्लांट मतलब कि वो पेरेंट से डिटैच होकर नया खुद का प्लांट है उसका। देन एरियल स्टेम में क्या है, देयर आर सम प्लांट्स लाइक कैक्टस which aerial stem segments when fall on the ground develop into new plant। कैक्टस का प्लांट ऐसा है कि अगर उसका कोई भी प्लांट पार्ट गिरा जो कि बहुत भारी होता है तो वो क्या हो जाएगा, नए प्लांट में डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। लीव्स, लीव्स में क्या है, ब्रायोफिलम का लीव्स, लीव्स के पीछे देखो ऐसे हो जाते हैं, जो लीव्स की कैपेसिटी ऐसे कुछ कुछ गोले गोले निशान हो जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि खराब हो गए या ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स जिस लीव में आते हैं, तो वो व्हेन दीस काइंड ऑफ लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड दे हैव द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू होल न्यू प्लांट, ठीक है। एग्जांपल में ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया। बुलबिल्स, they are fleshy birds that are produced on the axils of foliage leaves and when they fall or detach from the ground they develop into new plant। एग्जांपल में अजीवा एंड ऑक्सिलिस, ठीक। अंडरस्टूड अप टू हियर, बिकॉज ये सिंपली याद करने वाला मटेरियल है कि बुलबिल्स कहाँ होते हैं या रनर्स कहाँ होते हैं या ऑफसेट कहाँ होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इसके एग्जांपल्स एसेंशियल है लर्न करना। मोस्टली इसके एग्जांपल्स ही एसेंशियल है, जैसे अभी मैंने बताया ना बर्ड्स वाला AIPMT में आया था, वैसे ही ऑफसेट, सकर या ऐसे एग्जांपल देके पूछ लेगा कि ये किस चीज का एग्जांपल है। जैसे अगर मान लो दे दिया लिली, सो लिली शोज विच काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो तुमको बताना पड़ेगा लिली क्या है, ठीक। लिली बल्ब्स का दिखाती है, बुलबिल्स का दिखाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर बल्ब्स का पूछा जाए तो अनियन इज अ फेमस एग्जांपल। तो जो बहुत फेमस एग्जांपल है यू ट्राई टू लर्न दैट। लीव्स में ब्रायोफिलम इज द फेमस एग्जांपल कि लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, ब्रायोफिलम, ऐसे याद करना है। वन लाइनर्स के फॉर्म में ये एग्जांपल्स लर्न करने हैं, ओके। नाउ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगा तब ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन शुरू होगा। अब देखो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। देखो नॉर्मली तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा देन दे विल चूज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल्ड थिन और थिक वॉल्ड प्रोपग्यूल्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन करके, ठीक है। वो स्पोर्स क्या होते हैं, एसेक्सुअली फॉर्म होते हैं उसी प्लांट के जरिए, बाय ज़ूस्पोर्स एंड बाय कोनिडिया। ज़ूस्पोर्स से कौन रिप्रोड्यूस करेगा, ये जो हमने पढ़े थे एल्गी, जितने भी एल्गी के एग्जांपल होंगे दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस थ्रू ज़ूस्पोर्स अगर अनफेवरेबल कंडीशन आया तो। सो बाय ज़ूस्पोर्स दे आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर विद वन और टू फ्लैजिला। These are mostly seen in fungi or some algae. Algae Chlamydomonas ulothrix, ये दोनों ही क्या हैं, राउंड वाले एल्गी हैं, ठीक है। ब्लू और ग्रीन एल्गी, एल्गी का टाइप था ना ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उसमें के ये टाइप हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो प्लांट बॉडी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ज़ूस्पोर्स। फिर ये ज़ूस्पोर्स क्या करते हैं, अपने आप को पहले कुछ दिन डेवलप करेंगे, ठीक है। ये डेवलप करेंगे देन दे विल बी रिलीज फ्रॉम पेरेंट बॉडी, रिलीज फ्रॉम पेरेंट बॉडी से रिलीज करके क्या बना लेंगे, न्यू प्लांट, ठीक। तो ऐसे काम करता है ज़ूस्पोर्स। कोनिडिया भी सेम तरह से है, बस इसमें क्या फर्क रहता है कि ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं, ये मोटाइल और फ्लैजिलेटेड नहीं रहते, ये पेरेंट बॉडी से एंड तक अटैच रहते हैं जब तक ये कोनिडिया ही ऊपर से टूट के नीचे ना आए, ठीक। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम और एस्परजिलस नॉन मोटाइल रहते हैं। देखो नॉन मोटाइल पहले लिखा है, एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं, ये क्या है, एंडोजिनस स्पोर्स है। इसमें मोटिलिटी है, इसमें नॉन मोटिलिटी है। डेवलप्स एट द टिप ऑफ हाइफी इन फंजाई, टिप पे डेवलप होते हैं, यही टिप क्या हो जाता है, गिर जाता है। डेवलप होते 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 एक बार क्या होता है, एक फुट गिर जाएगा, फिर जो गिरेगा वो नया प्लांट बन जाएगा, ठीक। एनी डाउट टिल हियर? Then we will come to artificial vegetative propagation. I think I'll keep up to here today. Okay. In next class, I will discuss artificial vegetative propagation. In today's class, do you have any doubt? Because ये revision class ही है, just like yes, Sana, any doubt in today's class? No, ma'am. Okay. Then see you tomorrow. And tomorrow from tomorrow you'll join the class from 6:30 क्योंकि assignment भी देना होगा आज से. Okay. 6:30 to 7:30 you will do your assignment.